सो हेलो गाइस। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। तो आज की वीडियो में हम फिर से वही करने वाले हैं जो आपने थंबनेल पे देखा है, टाइटल पे देखा है। एग्जैक्टली आज हम वही करने वाले हैं। और आज थोड़ा सा मैंने चेंज किया है अपनी स्लाइड्स में, पीपीटी में। आज के पहले आपको कंटेंट बता देता हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो आज मेरे पे कंटेंट क्या है सर? आज मेरे पे एक मेंस की डीआई है। आज मैंने 5 डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस लिए हैं रीजनिंग के। कारण, क्योंकि मैंने देखा था प्रीवियस ईयर में एसवीए क्लर्क मेंस में 5 5 क्वेश्चन आ रखे हैं एक शिफ्ट में डेटा सफिशिएंसी के। तो मैंने सोचा कि आपको हर एक चीज़ वो करवाई जाए जो एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये मेरा पर्पस था। एक क्लोज टेस्ट है मेरे पे इंग्लिश का, ठीक है। वो भी पिछले साल एग्ज़ाम में 2 शिफ्ट में पूछा गया है। और मैंने प्रीवियस ईयर से मिलता जुलता ही बनाया है, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे। और एक चीज़ और है कि आज मैंने कंटेंट बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रखा है। आपको हिंदी में भी कंटेंट मिलेगा, तो डोंट वरी। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई हिंदी में नहीं है, तो उस चीज़ का मैंने ध्यान रखा है, ठीक है। और आप ऐसे ही फीडबैक देते रहा करो, अगर कुछ आपको गलती लगे तो मैं उसे इम्प्रूव करता रहूँगा, ठीक है। ओके, तो चलते हैं हम अपने बिना किसी फालतू टाइम पास के आगे। तो जब हमारी डीआई आ गई है, ठीक है, एक बार आप इसे पढ़ लो। डीआई कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बता रखा है कि उसे अच्छे से पढ़ो। जो डायरेक्शन दी गई हैं, जो नोट दिया गया है, उससे आप एक बार थॉरोली अगर उसे रीड कर लोगे ना, तो आपका आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डीआई का मतलब होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि डेटा को समझना, इंटरप्रिटेट करना, मतलब उसको अच्छे से समझना, ठीक है। ओके, तो डायरेक्शन क्या दे रखी है सर? देयर आर 5 cities where the total number of bank exist, public sector banks and private sector banks, and the table given depicts करती है टोटल नंबर ऑफ बैंक्स इन दीज सिटीज़ एंड द परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ईजी है। बोल रहा है कि भाई 5 सिटीज़ हैं जहाँ पे टोटल बैंक मौजूद है, ठीक है। जहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, ठीक है। तो जो टेबल में डेटा है वो दर्शाता है कि टोटल बैंक्स दी गई हैं और परसेंटेज दिया गया है प्राइवेट सेक्टर बैंक का आउट ऑफ द टोटल, ठीक है। जैसे मान के चलो एक सिटी ए है, यहाँ पर 100 बैंक्स हैं। अगर यहाँ पर 40% पब्लिक सेक्टर बैंक है सर, तो 60% आपकी क्या हो जाएंगी? प्राइवेट सेक्टर हो जाएंगी, ठीक है। ये मतलब बोलना चाह रहा है डेटा। ओके, यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ बैंक्स इन सिटी ए एंड सिटी सी आर 500 एंड 600 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं डीआई अपनी। तो जो हमारा डेटा दिया गया है, और इसके आधार पे हम इन वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे जो हम पे वो दिया गया था ना, क्या बोलते हैं उससे, नोट दिया गया था, नोट। तो उसके बेस्ड पे इस डीआई को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसने बोला था सिटी ए और सिटी सी में टोटल बैंक्स जो है 500 एंड 600 है। तो पहली इक्वेशन बनेगी यहाँ से, एक्स प्लस वाई प्लस 200 बराबर जो हमारा 500 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा साथियों? एक्स प्लस वाई दोस्तों हो जाएगा 300। अच्छा, ठीक है, एक्स प्लस वाई हो गया आपका 300। जो हमारी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनेगी कि जो सी में है ना टोटल, वो कितने हैं आपके, उसने बता रखे थे। टोटल सी में है 600। तो इसे एक बार मैं क्लियर करके दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी है। नो इशू। एक्स प्लस वाई था हमारा 300, और जो दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनती है एक्स प्लस जो 4y है ना, वो आपका 600 है सर। तो यहाँ से अगर इसे हम कर देंगे माइनस, तो एक्स एक्स टर्मिनेट हो जाएगा। 4y से 4 जाएगा, 4y तो 3y बचेगा। 3y बराबर माइनस का जो आएगा, यहाँ से भी माइनस का 300 आएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और y की वैल्यू आपकी 100 आ जाएगी सर। y की वैल्यू 100 आप यहाँ पुट कर दोगे तो x की वैल्यू सर 200 आ जाएगी, ठीक है। तो ये ईजी था ना x। अब मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, और इसे आप एक बार खुद से भी कैलकुलेट करना पॉज करके, फिर आगे सॉल्यूशन देखना। x की वैल्यू 200, y की वैल्यू 100 आ चुकी है। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 200 200 से 500, ठीक है सर। 500 2x मतलब कितना था? 400। 2x, x की वैल्यू 200 थी ना, तो 2x हो गया 400। अच्छा, 4y प्लस एक्स 400 और 400 200, 4y है ना, 4y यानी कि 400, और x की वैल्यू थी 200, यानी कि जो हो गया आपका c वाला डेटा 600 का। थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ, c वाला डेटा हो गया 600 का,
डी वाला क्या है 4x, यानी कि 800 हो जाएगा जी आपका। अच्छा, और जो यहाँ पे ई का दे रखा है 10y, यानी कि 10y कितना हो जाएगा आपका 1000, मतलब 1000, ठीक है 1000 हो जाएगा आपका जो वाला डेटा। जो टोटल का डेटा है, ठीक है, टोटल का डेटा मैंने यहाँ लिख दिया इसकी वजह, ठीक है। तो आप यहाँ याद रखना, जे सी का डेटा, जे डी का डेटा, जे ई का डेटा, और जो आपका ए और बी का टोटल का डेटा था, टोटल बैंक्स का डेटा। अब अब यहाँ पे इसी में से हमको प्राइवेट सेक्टर बैंक्स निकालने हैं, हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो 25%, 25 छः 150, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, 150 हो गए प्राइवेट सेक्टर बैंक, ओके। सेकंड वाले में 40 हैं, 40 4 चौके 16, 160 प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए बी में। एक सेकंड, हाँ 160 आपके हो गए प्राइवेट सेक्टर बैंक बी के। इसका सी में कितने हो जाएंगे सर? सी में कितने हो जाएंगे? 800 का, आपको 800 का निकालना है सॉरी 600 का, 600 का 2/3 करेंगे, 66.66% की वैल्यू 2/3, तो टू बाई थ्री कितना जाएगा? 3 200 200 400, तो 400 आपके हो जाएंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ओके। और यहाँ पर 17.5% कितने का? 800 का, 17.5 यानी कि 35/2, 35/2%, ठीक है। तो 800 का आपका 35/2 यानी कि 200, तो 200 400 35 चौक 140, 140 हो जाएंगे जी, ठीक है। यहाँ पे 55% 1000 का, तो 550 हो जाएंगे। और यहाँ पे सॉरी 150 नहीं आएगा कि 25 पंजे 125 होता है, ठीक है, माफ़ करना। अब हम टोटल में से घटा देंगे तो हमें पब्लिक सेक्टर बैंक से जाएंगे। 500 में से 125 गया तो 375 जो हमारे हो जाएंगे पब्लिक पब्लिक सेक्टर बैंक। 400 में से 160 गया, रंग बदल देता हूँ मैं, 240, और 600 में से 400 गया 200, 800 में से 140 गया तो कितना हो जाएगा सर? 560 है ना, सॉरी 660, 660, 700 और 800 जो जाएगा 450। तो जो मेरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गए, जो मेरे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे जो अच्छे से लिख देता हूँ मैं इसे, यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना 125 है ये, तो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है लेफ्ट साइड, और जो राइट साइड जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। तो उसको ऐसे कैलकुलेट करना है, और उसको मैंने आगे डीआई में पूरा कैलकुलेट करके रखा हुआ है ऑलरेडी, तो ठीक है, जिससे आप क्लियरली उसे देख सको, विजिबल हो आपको प्रॉपरली। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, तो आपको ओवरऑल जो समझ में आ गया कि मैंने इसे सॉल्व कैसे किया है, आपको वो सीखना है, ठीक है। बेसिकली मैंने सॉल्व कैसे किया है, ठीक है, वो आप सीखो। अब क्वेश्चन नंबर 1 है जो मैंने वहाँ सॉल्व किया था, वही जो डेटा यहाँ पे है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन तो सॉल्व करना काफ़ी ईजी है, वो आपने पूरी डीआई बना ली है आपने। तो टोटल नंबर ऑफ बैंक्स इन सिटी एफ, एक नया बैंक आ चुका है, सॉरी सिटी एफ नई है, और वहाँ पर बैंक टोटल दे रखे हैं 50% अधिक हैं। टोटल नंबर ऑफ बैंक्स इन सिटी डी में कितने? 800, 800 का 50% होता है 400, तो 800 और 400 टोटल 1200 बैंक्स हो चुके हैं हमारे सिटी ऐप में। अच्छा, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है सिटी ऐप में वो 2 टाइम्स मोर हैं, 2 टाइम्स मोर मतलब 3 टाइम्स होंगे किसी के, 2 टाइम्स मोर देन द प्राइवेट सेक्टर्स बैंक इन बी। प्राइवेट सेक्टर बैंक कितने बी में? 160, 16 तिया 480। तो जो पे ऐप के कौन से बैंक बता रहा है? एंड टोटल नंबर से बैंक इन डी, पब्लिक सेक्टर बैंक है आपके, ठीक है। तो बोला है कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो ऐप में है ना, वो कितने ज़्यादा या कम है प्राइवेट सेक्टर बैंक में? सी में। प्राइवेट सेक्टर बैंक कितने सी में सर? 400 हैं। और पब्लिक सेक्टर बैंक सिटी ऐप में कितने हैं? वो 480 हैं, क्योंकि 2 टाइम्स मोर थे ना प्राइवेट सेक्टर के। हाँ, तो उसका कैप कितना आएगा? 80 का। और डिफरेंस ये पूछा था कि फाइनल टोटल नंबर पब्लिक सेक्टर बैंक इन ऐप आर हाउ मच मोर, तो 80 मोर है भाई, ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन ई आंसर है इसका, ठीक है। अगला, द एवरेज नंबर ऑफ टोटल प्राइवेट सेक्टर बैंक इन एवीजी। प्राइवेट सेक्टर बैंक एवीजी, ए और बी में कितने हैं सर?
85 टू 85, मतलब ऐसे निकालते हैं, एक सेकंड को आप। एवीजी में मतलब एवरेज दे रखा है, तो इनका सम कितना होगा एवीजी का? 200 3 600, 2 3 600। तो जी के कैसे आएंगे भाई प्राइवेट सेक्टर? इनको आप घटा दोगे, 285, 285 आपने घटाए तो जो आपके 315 आ गए जी के बैंक्स आ गए यहाँ पे, जो प्राइवेट सेक्टर वाले, प्राइवेट वाले, ठीक है, जी के। अच्छा, तो उसने बोला जो टोटल नंबर ऑफ बैंक्स है ना जी में, वो 100 ज़्यादा है एवरेज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन डीसी। डी और सी में पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं? टोटल 860 हो जाएंगे। तो इनका एवरेज कितना होगा? 430। 430 में 100 जोड़ूंगा मैं तो कितना आएगा? 430 में 100 जोड़ूंगा 530 आ जाएंगे, जो टोटल बैंक्स हैं जी में, ठीक है। तो उसने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक है ना जी में, मतलब आप टोटल में से जो घटा दोगे प्राइवेट वाले तो पब्लिक सेक्टर आ जाएंगे। तो 530 में से 315 जाएंगे तो कितने बचेंगे सर? 215 बचेंगे। 215 में से काट के लिख देता हूँ पूरा, एक सेकेंड। 530 में से 315 अगर प्राइवेट चले गए तो कितने बचेंगे सर? 215 ही तो बचेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जी में कितने परसेंट मोर या लेस है जो कि ई में है? पब्लिक सेक्टर बैंक 450 है ई में। तो 5 से कट कर लूँगा, 5 5 4 जा 20, 3 15, 5 90 बार जाएगा। तो ये कितने कम है सर? 47 कम है। कितने पे? 90 पे कम है। 47 कम है, 90 पे कम है, तो ये 100 इसका परसेंट निकल जाएगा। तो जो लगभग लगभग कितना जाएगा भाई? 470 आप कर लो 9 से डिवाइड, 9 पंजे 45, 2 9 दूनी 18, 52 पॉइंट समथिंग आएगा ना। तो ऑप्शन ए आंसर है इसका, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसे ही करना है आपने, ठीक है, कोई तकड़मबाजी नहीं है, काफ़ी बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। तो फाइंड द रेशो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन एवीडी। पब्लिक सेक्टर बैंक एवीडी में कितने हैं भाई? 375 और 240 और डी। तो पहले इसको जोड़ लो आप, बी और डी को। 600 200 800 900 900 300 1275 हो जाएंगे एवीडी में, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक इन डीसीई, डीसीई में प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है पूरे, तो 400 140 540 540 550 1090। अच्छा, अब 5 से काटना पड़ेगा। 5 टू जा 10 और 18 पंजे 90। 5 से काटेंगे, 5 टू जा 10, 2 पचम 25, 2 पचम 25, 255 रेशो 218, ऑप्शन बी, ठीक है सर। ऐसे ही करना है आपने। अभी आगे काफ़ी मज़ा आएगा, आप डेटा सफिशिएंसी सीखोगे जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा रही है रीजनिंग में, ठीक है। तो बने रहना भाई वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारी डीआई का, और आप सॉल्व कर रहे हो ना, ठीक है। सॉल्व आपको भी करना है, ऐसा नहीं कि मैं ही सॉल्व करता जा रहा हूँ, आपको करना है, वीडियो पॉज करके करना है। तो टोटल नंबर ऑफ बैंक जो है सिटी बाय, अब नई सिटी आ गई बाय, जो टोटल नंबर ऑफ बैंक्स है ना बाय में, वो 22.22%, 22.22% की वैल्यू क्या होती है? 2/9। तो 2/9 मोर है, यानी कि 11/9 मोर है। अच्छा, किससे ज़्यादा है? पब्लिक सेक्टर बैंक ई में 450 से। अच्छा जी 50 गया तो 550 हो जाएंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। 550 क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ बैंक्स इन सिटी बाय। और टोटल नंबर पब्लिक सेक्टर बैंक इन बाय और सी में कितने हैं? 5:4 में, ठीक है। तो सी में अगर 200 हैं, 200 से 4 जाएगा तो 250 हो जाएंगे इसमें। कैसे किया? 200 मतलब रेशो डिस्ट्रीब्यूशन था, तो 4 सी में थे, तो एक पार्ट मेरा 50 और टोटल 250 हो जाएंगे मेरे पब्लिक सेक्टर बैंक जो सिटी बाय में है। और बोल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो बाय में है ना, प्राइवेट सेक्टर बैंक कैसे आएंगे? टोटल में से घटा घटा दो पब्लिक वाले, तो 300 बचेंगे यहाँ पे। 300 मेरे हो जाएंगे प्राइवेट बैंक जो कि बाय में है, प्राइवेट। वो बोल रहा है कि इतने इतने से बढ़ गए, तो 1/3 से बढ़े, 1/3 से बढ़े, यानी कि 300 से बढ़े। तो 100 कितने टोटल कितने बढ़ गए? टोटल कितने हो गए? अब 400 हो गए प्राइवेट सेक्टर बैंक बाय में बढ़ने के बाद। तो बोला है कि सम बताओ प्राइवेट सेक्टर बैंक इन बाय आफ्टर इंक्रीजिंग एंड टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक बी। तो पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं बी में? 240। इनका सम कितना हो जाएगा सर?
640, ऑप्शन बी। नाइस। अगला क्वेश्चन, क्वांटिटी वन, क्वांटिटी टू। क्वांटिटी वन बोलती है कि एवरेज नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन ऑल द सिटीज़, और क्वांटिटी टू बोलती है कि एवरेज नंबर ऑफ टोटल नंबर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक। ओके, वही है। तो क्वांटिटी वन निकाल लेते हैं पहले। तो इनका सम करेंगे अपन पूरे इनका बैंकों का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, 200, इनको जोड़ लो पहले, 285, 285 जी हो गए, ठीक है। 400 और जोड़ दो तो जो जाएंगे 685, और जो तीन हो गए 140 और 550, यानी कि 690 और जोड़ लो इसमें, 5 9 और 8 17, और 6 6 12 1375। तो एक काम करते हैं, एवरेज नहीं निकालते क्योंकि दोनों में एक ही चीज़ पूछी है। तो 5 से यहाँ भी डिवाइड दोगे वहाँ भी दोगे, तो ऐसे ही कैलकुलेट कर लो। तो Q1 मेरा इतना, Q2 को जोड़ लो पूरा, तो कितना हो जाएगा सर, 500, 300, 240, कितना होंगे, 5 4 7 11, और 5 और 6 615 हो जाएंगे ए और बी के प्राइवेट सेक्टर। फिर 200 और जोड़ो तो 815 हो जाएंगे, 815, ठीक है। एक सेकंड यार, थोड़ा इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से। हाँ, अब ठीक है। तो जब मैं यहाँ तक जोड़ के कितने हुए थे, 815 हो गए थे सर, 815, और 660 कितने हो जाएंगे, 75, 8 से तो वैसे ही आगे निकल गए भाई, इतने में ही आगे निकल गए। तो क्वांटिटी टू ग्रेटर है, तो ऐसे कैलकुलेट करना है। उसने बोला था एवरेज करो, तो भाई एवरेज क्यों निकालना, जब आप यहाँ पे भी डिवाइड 5 से लगाओगे, यहाँ भी लगाओगे, तो नॉर्मल कैलकुलेट करके आगे बढ़ जाओ। तो क्वांटिटी टू इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी वन, ठीक है। चलते हैं हम अपने फाइनल रीजनिंग पे अब। फिर रीजनिंग के बाद आएगा अपना इंग्लिश। तो जो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन हैं एग्जैक्ट लेवल है बिल्कुल, ठीक है। और मैंने हिंदी में भी रखा है, तो हिंदी वाले जो मेरे भाई बहन हैं वो एक बार आप पॉज करके से सॉल्व कर लो, ठीक है। फिर सॉल्यूशन आप आगे देख लेना। तो जी इंग्लिश में है। तो डेटा सफिशिएंसी बेसिकली आपको पता ही होगा क्या होता है, कि डेटा की अपन सफिशिएंसी चेक करते हैं कि एक डेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सफिशिएंट है कि नहीं अपने आप में, तो वही चीज़ चेक की जाती है। तो उसकी अप्रोच मैं बताऊँगा आपको, ठीक है, डोंट वरी। अब वो बोल रखा है उसने कि आप 7 फ्रेंड्स ऑन अ डिफरेंट फ्लोर, वही नॉर्मल पजल वाला है। मतलब 7 स्टोरी बिल्डिंग में 7 लोग रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर बने, और वो, तो वो क्वेश्चन क्या है कि जस्ट एबव बी की फ्लोर पे कौन रहता है। तो पहले हम बना लेते हैं 3, एक सेकेंड, यहाँ नहीं बन पाएगा। 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, ऐसे बना लो आप। इसकी अप्रोच बता रहा हूँ, इस बहुत अच्छी अप्रोच, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले केवल वन वाले पे फोकस करो, स्टेटमेंट वन पे। अभी वो सही नहीं हुआ, तो स्टेटमेंट वन पे फोकस करना है हमने। सर रंग चेंज कर लेते हैं। एम लिव्स जस्ट ब्लो बी, एम जस्ट ब्लो बी के रहता है, ठीक है भाई, हमें नहीं पता कहाँ रहता है। एम जस्ट ब्लो बी है तो ऐसे लिख देंगे। 2 पीपल बिटवीन पी और एम, इससे भी कुछ नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे पढ़ो आप, मोर देन 4 पीपल सिट बिलो पी, मतलब 4 से अधिक लोग पी के नीचे रहते हैं, यानी 4 से अधिक यानी 5 या 6। तो 1 2 3 4 5, तो मेरा 2 पॉसिबिलिटी आ जाएंगी पी की, पी या तो यहाँ या तो यहाँ। अच्छा, तो 2 पीपल थे पी और एम में, पी और एम में 2, तो एम या तो यहाँ या तो मेरा एम यहाँ, ठीक है। एम से जस्ट ऊपर बी था, बी यहाँ जाएगा। उसने बोला था कि जितने एस के ऊपर है उतने एक्स के ऊपर है, ठीक है। और डी लिव्स 3 फ्लोर बिलो एस, डी ऐसे रहता है। और जितने एस के ऊपर हैं, एक सेकंड, हाँ, जितने एस के ऊपर हैं उतने ही एक्स के नीचे हैं। तो इसने ऐसी कंडीशन दे दी। अब तो इन दोनों को हम सेटिस्फाई करवाना है, तो देखते हैं कहाँ लगती है। अगर देखो, अगर मैं एस को यहाँ रख दूँ, एक्स को यहाँ रख दूँ तो हो जाएगा, लेकिन एस अगर मैं यहाँ रखूँगा, अगर एस यहाँ रखूँ तो डी यहाँ फंस जाएगा, तो डी यहाँ हो नहीं सकता, तो मैं यहाँ रख नहीं सकता एस को। अगर एस को यहाँ रख दूँगा तो एक एस को यहाँ रखूँगा तो डी यहाँ आएगा, फिर एक्स नहीं आ पाएगा, तो जो पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एस को यहीं रख पाऊँगा क्योंकि नीचे चला जाएगा, तो एस मेरा यहाँ आ जाएगा इस केस में।
डी मेरा यहाँ आ जाएगा इस केस में, और एक्स मेरा यहाँ सेटिस्फाई कर जाएगा। तो उसने बोला था कि जस्ट एब बी के कौन है, तो एस आ रहा है भाई। तो एक ही केस में सॉल्व हो गया, मतलब दो में सॉल्व हुआ तो एक कट गया, तो एक ही बचा। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन अपने आप में सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अभी तक। तो ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा। हाँ, स्टेटमेंट वन हमारा सफिशिएंट था। अब हम चेक करेंगे स्टेटमेंट टू से आंसर आता है या नहीं आता। 7 6 5 4 3 2 1 बना लो भाई फिर से टेबल। ठीक है, आप जल्दी जल्दी कर सकते हो क्योंकि मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है थोड़ा मेरे को। ठीक है, अब उसने बोला है कि 1 फ्लोर गैप है डी और एम में, डी और एम में 1 फ्लोर का गैप है। ठीक है, बी सिट्स बिटवीन डी एम, बी डी और एम के बीच में रहता है कहीं, हमें नहीं पता कहाँ रहता है। ठीक है, बट नॉट ऑन इवन फ्लोर, बोला है कि बी जो है ऑड फ्लोर पर रहता है। बी या तो यहाँ रहेगा, बी या तो यहाँ रहेगा, यहाँ तो रह नहीं सकता। अच्छा, पी और डी के मध्य कोई नहीं रहता। अब एक बात आप सोचो, अगर मैं बी यहाँ रख दूँ, बी यहाँ रख दूँ, डी और एम में तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी रहेंगी कि डी यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है। तो भाई, तो मतलब बी के ऊपर डी और एम की पॉसिबिलिटी आ रही है। ठीक है, कोई कुछ भी कर लो आप, तो हम क्लियर नहीं कह सकते कि बी के ऊपर एग्जैक्टली कौन है। तो स्टेटमेंट टू से आंसर नहीं आएगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन। ठीक है, तो आपका एक नंबर यहाँ से पक्का हो गया। तो ऐसे करना है आपको। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे ना इसमें तो ईजिली आप इसे कर पाओगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे यार, ये हिंदी वाला है, इसे आप पॉज करके यहीं पे कर लो और हम चलते हैं आगे। अच्छा, अब क्वेश्चन दे रखा है कि ये 5 व्यक्ति हैं, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, टॉलेस्ट कौन सा है। और जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, जो प्रीवियस ईयर में ऐसे आ चुके हैं, तो उसी से इंस्पायर्ड होकर मैंने ये क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम किए हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि एस एंड आर टॉलर देन बी, जो एस और आर हैं आपके, वो पी से बड़े हैं। ठीक है, बट शॉर्टर देन यू, लेकिन यू से छोटे हैं। अच्छा, ओके। क्यू इज टॉलर देन टी, क्यू मेरा टॉलर है टी से। मेरे को चाहिए कि टॉलेस्ट कौन है इनमें, सबसे बड़ा कौन है। तो 6 की पोजीशन बनेगी, 6 ही है ना भाई। 4 5 6, 6 में बना लूँगा। तो उसने बताया कि आप खुद सोचो यार, यहाँ से कैसे आएगा आंसर यार। एस हमें पता ही नहीं है भाई, यू कहाँ आएगा, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, एस आर यहाँ आ सकते हैं, पी यहाँ आ सकता है, क्यू टी आ सकता है। तो भाई पहले से तो नहीं आएगा। आप इतना कर लोगे भाई, मेंस के लिए जा रहे हैं ना आप, तो ऐसे दिमाग लगा लोगे भाई। यू की यहाँ पॉसिबिलिटी आ सकती है, यू यहाँ आ सकता है। ठीक है, यू इवन यहाँ आ सकता है। ठीक है, क्यू भी यहाँ आ सकता है। तो भाई कुछ नहीं कह सकते, पहले से आंसर अकेले नहीं आएगा, इतना कंफर्म है। मैंने क्या बोला कि पहले से अकेले आंसर नहीं आएगा। आप अपन दूसरा स्टेटमेंट चेक करेंगे कि वो अपने आप में सफिशिएंट है या नहीं है। बोलता है कि यू इज़ शॉर्टर देन टी, यू टी से शॉर्टेड है। शॉर्टर शॉर्टर मतलब शॉर्टर छोटा है, तो टी बड़ा होगा। अच्छा, बट टॉलर देन क्यू एंड एस, जो यू है ना वो क्यू और एस से लेकिन बड़ा है। तो क्यू और एस मतलब दो लोगों से बड़ा है बायल, जबकि जो है ना पी, पी टॉलेस्ट नहीं है, पी यहाँ नहीं आ सकता। अच्छा जी, तो टी की मेरी पोजीशन क्या हो सकती है, क्योंकि टी 3 लोगों से बड़ा है, तो टी मेरा यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, टी मेरा यहाँ भी आ सकता है, टी मेरा यहाँ भी आ सकता है। अगर मैं टी यहाँ रख दूंगा तो यू क्यू एस वगैरह यहाँ आ जाएंगे, तो पी यहाँ जाएगा और बचा कुछ यहाँ जाएगा, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर मैं टी यहाँ रख दूंगा तो अभी ये बैठेगा। तो मतलब अलोन टू से नहीं आ सकता कुल मिला के। अब क्या करेंगे हम, अब दोनों को मर्ज करेंगे। तो 3 4 5 6, अब जो दोनों स्टेटमेंट है ना, इनको क्या करेंगे, जोड़ के सॉल्व करेंगे, जोड़ के कंबाइन करके। ठीक है, तो अब फिर से देखते हैं हम, एस एंड आर टॉलर देन पी, एस आर हैं वो पी से बड़े हैं, बट शॉर्टर देन यू, लेकिन यू से छोटे हैं। क्यू बड़ा है टी से, क्यू बड़ा है टी से। देख रहे हो, छोटा क्वेश्चन दिखने में छोटा है लेकिन कितना शानदार क्वेश्चन है यार। यू टी से छोटा है यू, तो मैं इसी में लिख देता हूँ यू टी से छोटा है। ठीक है, और टी क्यू से और क्यू टी से बड़ा था। ठीक है जी, बट टॉलर देन यू, हाँ यू क्यू आर एस से बड़ा होगा। देखो भाई यहाँ पे तो कॉन्ट्राडिक्टिंग आ गया,
यहाँ पे बोला है कि यू शॉर्टर देन टी है तो वो तो सेटिस्फाई है, लेकिन बोल रहा है कि यू क्यू और एस से बड़ा है, लेकिन पिछले केस में बोला था कि क्यू टी से बड़ा है तो भाई कैसे आएगा, क्योंकि क्यू और एस यहाँ आ गए हैं और इस केस के हिसाब से क्यू और एस यहाँ आना चाहिए, मतलब तो आपस में ही कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं ये दोनों स्टेटमेंट। तो भाई इन दोनों से ही आंसर नहीं आएगा। देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल आप, दोनों ही सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन कह रही है कि वो उससे बड़ा, एक कंडीशन में इनडायरेक्टली वो एक छोटा हो रहा है, तो भाई कैसे सेटिस्फाई करेगा, खुद सोचो आप, है ना। तो चलते हैं आगे। जी हिंदी में है, इसे आप करो, इसे पॉज करके करो और मैं आपको इंग्लिश में करवाता हूँ आगे। अब स्टेटमेंट 1। अब राहुल गोस, क्वेश्चन दे रखा है कि राहुल जिम जाता है, ठीक है। ही वॉक 10 मीटर फ्रॉम इज होम एंड रीचेस क्यू। अच्छा, मतलब जो कॉमन स्टेटमेंट दोनों में लागू होगा कि मतलब वो अपने, मान के चलो उसका जो घर है, होम है उसका, होम स्वीट होम है, तो 10 मीटर बेस्ट में जाता है। तो भाई आप यहाँ पर डिस्टेंस मत देखो, आप बस डायरेक्शन देखो, क्योंकि उसने डायरेक्शन ही पूछी है, ठीक है। तो हमें डायरेक्शन फोकस करना है, तो क्यू की तरफ जाएगा, ठीक है, लेफ्ट में गया, बेस्ट में गया। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, मैं ऊपर लिखूंगा थोड़ा सा, मतलब वो अपने घर से निकला होम से क्यू की तरफ। अब स्टेटमेंट बंद बोल रहा है कि फ्रोम क्यू वो 5 मीटर साउथ में जाएगा, क्यू से टी पहुंचेगा, फिर वो टी से एक राइट टर्न लेता है, 7 मीटर चलता है, आर पहुंचता है, ठीक है। फाइनली फिर वहाँ से राइट टर्न लेता है और 12 मीटर पहुंचता है, अपने जिम पहुंच जाता है, तो जिम आ गया। तो यही पूछा था उसने, जिम और उस क्यू में क्या गैप है, तो भाई आ गया, जिम जे क्यू जे, तो भाई तो यहाँ से तो सेटिस्फाई हो जाएगा आराम से, नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा। समझ रहे हो, ऐसे जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन पूछे ना कि डिस्टेंस पूछे, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो आराम से देख देख के, ठीक है। ऐसे समझ गए ना मैंने कैसे किया, पूरी डायरेक्शन बना दी और जिम यहाँ आ गया और इनकी डायरेक्शन आ गई है, मतलब पहला अपने आप में क्या है, सफिशियंट है अकेले ही। अच्छा दूसरा, अगेन ये वाला कॉमन स्टेटमेंट लागू रहेगा दोनों में। अपने घर से निकला था वो क्यू की तरफ, तो फिर क्यू से क्या जाता है, नॉर्थ में जाएगा। अब वी बी पहुंच गया, फिर वहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है, फिर डब्ल्यू पहुंचता है, फिर वहाँ से एक अनदर लेफ्ट टर्न लेता है और फिर जिम पहुंच जाता है। तो भाई यहाँ भी डायरेक्शन आ गया, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की कि दोनों तरफ क्या था, एक में नॉर्थ वेस्ट में आ रहा था पहले से, और दूसरे में जो है जिम साउथ वेस्ट में आ रहा था क्यू के। तो भाई अगर वो इंडिविजुअली अगर दोनों स्टेटमेंट सही आंसर दे रहे हैं तो सही माना जाएगा, उससे मैटर नहीं करता कि एक क्या बोल रहा है दूसरा क्या बोल रहा है, लेकिन अपने आप में सफिशिएंट होना चाहिए दोनों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले जो बहुत इजी क्वेश्चन था एक तरह से, तो पहले से भी आ गया, दूसरे से भी आ गया, तो आइदर 1 और 2 आंसर है इसका, ठीक है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा करवा रहा हूँ, क्योंकि अब आप मेंस के लिए जा रहे हो तो आपको भी ऐसे जल्दी जल्दी करना है, आपको अप्रोच देखना है, अप्रोच मैटर करती है, मैंने अप्रोच बताई ना आपको कैसे करना है ऐसे, तो वो याद रखना आप, जब अप्रोच काम में आती है, मैंने इसे लगाई है इसलिए। चलते हैं आगे, जी आप हिंदी में है। अब एक क्वेश्चन आ गया कि 7 बुक्स हैं, वो मतलब वो है, आप समझ रहे, बॉक्स वाला क्वेश्चन टाइप का है। तो 2 प्लेसेस एबव आर कौन है, अच्छा कौन सी बुक है, ओके। तो इसे मैं कैसे सॉल्व करूँगा, लीनियर वे में, ठीक है। क्योंकि आप एबव जाओगे ना, तो इसको मैंने क्या किया, लीनियर वे में कर दिया, तो एबव को मैंने लेफ्ट साइड कर दिया ऐसा, इसको ऊपर गिरा के, तो उससे थोड़ा इजी हो जाता है सॉल्व करना। जैसे पहला स्टेटमेंट बोलता है कि 3 बुक्स हैं पी और यू के मध्य, अच्छा, यू इज प्लेस्ड इमीडिएट ब्लू आर, पी और यू में 3 बुक्स हैं, यू ऐसे भी आ सकता है, और बोल रहा है कि यू जो कि जस्ट बिलो आर है, आर यहाँ भी आ सकता है, आर यहाँ भी आ सकता है, ओके। एक बुक है एस और टी में जो कि टी टॉप पे नहीं है, टी टॉप पे नहीं है, और एस और टी के मध्य एक बुक है, तो एस और टी में एक बुक है। तो भाई एक बात बताओ, 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो एस और टी मेरे यहाँ भी आ सकते हैं, समझ रहे हो ना आप, एस और टी यहाँ भी आ सकते हैं, और या फिर एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7, तो एस और टी मेरे यहीं आएंगे, यहाँ तक है। अगर मैं एक यहाँ रख लूँगा तो नहीं आ पाएगा, तो एस और टी मेरे यहीं आएंगे, लेकिन इनमें मुझे आएगा ऐसा,
अब एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 बुक हो गई, एक यहाँ भी तो आ सकती है या फिर एक यहाँ आ सकती है। तो हमें नहीं पता भाई कि आर के 2 प्लेसेस एबव कौन है, समझ रहे हो? या तो एस हो सकता है या तो टी हो सकता है, तो भाई कंफर्म नहीं है, तो भाई पहले से आंसर नहीं आएगा। मतलब अगर जे कंफर्म नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी होगा, इसका दूसरा जो केस था, अगर पहले से केस से ही नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि दूसरे से फिर अलग आएगा, फिर तो वो नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें टाइम सेव करना है अपना। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सीधा दूसरे स्टेटमेंट चेक करेंगे अपना। बोला है कि बुक बी थर्ड है फ्रॉम बॉटम से, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने ऐसा बना लिया, जो बॉटम है मेरा, जो बॉटम। तो बी बोल रहा है कि थर्ड है बॉटम से, 1 2 3, बी यहाँ जाएगा। 3 बुक्स है पी और क्यू में, 1 2 3, क्यू मेरा यहाँ जाएगा, क्यू जो कि एडजेसेंट नहीं है इसके। अच्छा, लो भैया ऐसा हटा दिया। बोला है कि यू एस प्लेस 3 ब्लू एस। अच्छा, यू 3 प्लेस ब्लू है, यानी गैप अप 2 है। एस पी और टी एडजेसेंट है। अच्छा जी, अगर मैंने एस यहाँ रख दिया तो मेरा यू यहाँ जाएगा, लेकिन फिर पी और टी कहाँ, पी और टी एडजेसेंट नहीं हो पाएंगे मेरे, अगर मैंने यू यहाँ रख दिया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सॉरी एस यहाँ रखना पड़ेगा, यू यहाँ जाएगा। ठीक है, एस यहाँ नहीं रखूँगा क्योंकि फिर वो एडजेसेंट नहीं हो पाएंगे। तो पी और टी मेरे यहाँ आ जाएंगे, पी और टी, पी या टी, पी या टी। तो उसने बोला क्या था, क्वेश्चन क्या था, 2 प्लेसेस एबव आर, तो आर मेरा सिंपली यहाँ बचेगा, और आर के 2 प्लेस एबव क्या हो जाएगा, एस बच जाएगा भाई। देख रहे हो? तो मतलब भले ही इन दोनों में कोई इधर उधर बैठ रहा है, लेकिन मेरा आंसर मिल गया मेरे को क्वेश्चन का, कि आर के 2 प्लेस एबव कौन है, वो है एस। तो ओनली 2 सफिशिएंट। ठीक है, मज़ा आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे यार। अब जो क्वेश्चन आप सॉल्व करो, इजी है ना। 5 पर्सन ए बी सी डी ई आर फेसिंग नॉर्थ, तो बोला है कि लेफ्ट हैंड पे कौन बैठता है, नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, बना लो लीनियर वे में, लीनियर रो। नॉर्थ देख रहे हैं सारे। बोला है कि 3 व्यक्ति हैं ए और ई के मध्य, तो ए मेरा यहाँ भी आ सकता है, ई मेरा यहाँ आ सकता है। इसकी एक पॉसिबिलिटी बनेगी, 4 5, ई मेरा यहाँ या फिर ए मेरा यहाँ। बोला कि ई जो कि बी और डी के एडजेसेंट नहीं है, तो बी और डी यहाँ नहीं आएंगे, तो बी और डी में से कोई यहाँ आ जाएगा। अच्छा, और सी यहाँ जाएगा, सिमिलरली सी बी और डी। लेकिन हम नहीं कह सकते ना कि लेफ्ट हैंड पे कौन बैठा था, दो दो आ रहे हैं भाई, तो ये हो ही नहीं पाएगा, पहले से गया, पहले से गया। दूसरे से चेक करते हैं। कह रहा है डी सेकंड फ्रॉम राइट हैंड, तो डी यहाँ आ जाएगा। ई से लो भाई, ये तो हो ही गया, ई से थर्ड थ्रू लैपटॉप, डी देख रहे हो? इंपॉर्टेंट नहीं है कि इन्फॉर्मेशन कम हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्लू क्लू आपस में कनेक्टेड हो। ठीक है, तो ओनली 2 आंसर इसका भी। तो जे आई होप आपको अच्छे लगे होंगे ये वाले डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं अपने फाइनल इंग्लिश के क्लोज टेस्ट पे, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम रिलेवेंट है। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसकी अप्रोच क्या है, इसकी अप्रोच बताता हूँ मैं आपको। इसकी अप्रोच ये है कि आप इसको एक बार थॉरोली पढ़ लो, एक बार थॉरोली ऊपर ऊपर से, मतलब थोड़ा अच्छे से एक बार से पढ़ लो, इसकी आप जस्ट समझ लो कि मतलब भाई जो बोलना क्या चाह रहा है, इसकी टोन क्या है, इसका कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है, मतलब बोलना क्या चाह रहा है, तो वो समझने की ज़रूरत है आपने। ठीक है, तो उसे हम पढ़ लेते हैं ऊपर ऊपर से एक बार अच्छे से, इसकी जिस्ट समझ लेते हैं बेसिकली, है ना। अच्छा, यहाँ से पढ़ेंगे। तो उसने बोला है कि एज टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू इवॉल्व, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आवर डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली डैश, मतलब हमारी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो बढ़ती जा रही हैं कुछ, मतलब इंक्रीजिंगली मतलब लगातार, लगातार कुछ हो रही हैं, मतलब पॉजिटिव सेंस है अभी तक। अच्छा, मैनी अज्यूम करते हैं, काफ़ी लोग अज्यूम करते हैं कि जो हमारी चॉइसेस होती हैं, जो हम मतलब जो हम डिसीजंस लेते हैं, वो प्योरली बेस्ड होती हैं फैक्ट्स पे और लॉजिकल रीजनिंग पे। अब देख रहे हो, यहाँ तक तो पॉजिटिव था, जैसे इसमें हाउ एवर लगा, यानी कि कुछ नेगेटिव चीज़ आएगी, कॉन्ट्रडिक्टी आएगी। ठीक है, तो बोल रहा है कि हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारी चॉइसेस होती हैं वो पूरी फैक्ट्स और लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड होती हैं। हालांकि स्टडीज़ बताती हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में कि जो दैट इमोशंस जो होते हैं, हैबिट्स होती हैं हमारी, और जो हमारे कॉग्निटिव बायसेस होते हैं, इसका मतलब होता है बायसेस, मतलब कि हम कोई चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, मतलब पार्शलिटी होती है हमारे दिमाग में।
तो हमारी इमोशंस हो गए, हमारी आदतें हो गई, और हमारी जो पार्शलिटी करने की चीज़ें होती हैं ना, वो भी हमारी कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्रूशियल रोल प्ले करती हैं, ना कि फैक्ट्स और रीजनिंग अकेले। ठीक है, तो जी समझे आप। इवन बोलता है कि इवन डैश एक्सपेक्ट्स, कुछ एस्पेक्ट्स बताए गए हैं, जैसे कि फटीक, फटीक मतलब थोड़ा समझ रहे हो, थकावट वगैरह, फटीक, स्ट्रेस और प्रायर एक्सपीरियंसेस कैन सेव अवर डिसीजन इन अनएक्सपेक्टेड वे। ठीक है, तो जो कुछ ऐसे एस्पेक्ट बताए गए हैं कि जो फटीक है, स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, और कुछ हमारे जो प्रायर एक्सपीरियंसेस होते हैं, पुराने अनुभव होते हैं हमारे पुराने, तो वो भी हमारे डिसीजन को क्या करते हैं, सेव करते हैं कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड वे में, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया। अच्छा, कॉग्निटिव साइंटिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि दैट मच ऑफ अवर थिंकिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश। जो कॉग्निटिव साइंटिस्ट होते हैं ना, जो कॉग्निटिव साइंटिस्ट होते हैं, वो ये चीज़ आर्ग्यू आर्ग्यू करते हैं, वो चीज़ बताते हैं कि जो हमारी बहुत ज़्यादा जो थिंकिंग होती है हमारी, वो इन्फ्लुएंस्ड होती है किसी चीज़ से, हमें नहीं पता भाई किससे होती है, डैश लगा हुआ है। अब बोल रहा है मैकेनिज्म, डैश मैकेनिज्म, सॉरी डैश मैकेनिज्म, यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि मैकेनिज्म जो है अपने आप में क्या है, क्या है, जो एक नाउन है। तो टेस्ट मैकेनिज्म जो फंक्शन करते हैं ऑटोमेटिकली, अच्छा मतलब कोई ऐसी चीज़ की बात कर रहा है जो ऑटोमेटिकली हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है विदाउट अवर कॉन्शियस अवेयरनेस, हमें पता भी नहीं होता। जे एक रेस करती है फंडामेंटल कंसर्न से, कुछ चिंताजनक बातें रेस करती है, वह डैश की कुछ सेव कर रहा है हमारे थॉट्स को और बिहेवियर को। अच्छा, तो मतलब सोच रहे अब पूरी टोन यहाँ से नेगेटिव होती जा रही है, यहाँ तक केवल पॉजिटिव थी। अब वाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड एल्गोरिदम्स आर डिजाइन टू इनहेंस ऑब्जेक्टिविटी। अब जो वाइल है ना, जो टू कंडीशन बताता है, पहले पॉजिटिव बताएगा, फिर जो नेगेटिव यहाँ पे कॉमा लगेगा, फिर से पूरी नेगेटिव चीज़ बताएगा। जो एआई है ना और जो एल्गोरिदम्स हैं, वो डिज़ाइन की जाती है कि हमारी ऑब्जेक्टिविटी बढ़े। दे ऑफन रिफ्लेक्ट द सेम डैश, जो कि एम्बेडेड मतलब होता है कि जो मिला हुआ है, मतलब किसी चीज़ में फिक्स है, एम्बेडेड है विथ ह्यूमन डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है। ठीक है, ठीक है, कि एआई और एल्गोरिथम्स डिज़ाइन की जाती हैं हमारी ऑब्जेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, लेकिन वो कुछ ऐसा करती हैं जो कि ह्यूमन डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स में है। तो उससे क्वेश्चन देखते हैं यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव बात हुई थी ना कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लगातार क्या हो रही है। तो मैं पहले इसका आपको मीनिंग समझाता हूँ। आर्बिट्रेरी मतलब होता है मनमाना, तो भाई हमारी जो डिसीजन मनमानी हो रही हैं, ऐसा कोई सेंस ही नहीं आ रहा। अनस्ट्रक्चर्ड है, जो तो कुछ है ही नहीं, मतलब स्ट्रक्चर मतलब होता है कि एक चीज़ स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, लेकिन अनस्ट्रक्चर है भाई, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है सिस्टमेटिक हो चुकी है, कैलकुलेटेड है। बिल्कुल सही, कि हम काफ़ी सिस्टमेटिक वे में और कैलकुलेटेड वे में डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही है। इरेटिक का मतलब क्या होता है, इरेगुलर, कोई चीज़ इरेगुलर नहीं है। इम्पल्सिव मतलब क्या होता है, जल्दबाजी करना। परप्लेक्सिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो परेशान है, हैरान परेशान है, तो वो कोई सेंस ही नहीं है। अनसर्टेन, जो कुछ आएगा ही नहीं। इनकंसिस्टेंट मतलब आप कंसिस्टेंट नहीं हो, तो भाई इनका कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, इसको आपने देखा एक मतलब पॉजिटिव सेंस से अपने इसको सॉल्व कर लिया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इवन डैश एक्सपेक्ट, जैसे कि फटीग, स्ट्रेस और प्रायर एक्सपीरियंस जो होते हैं, वो सेव कर सकते हैं हमारे डिसीजन को कुछ अनएक्सपेक्टेड बेस में। तो भाई कैसे एक्सपेक्ट होते हैं, एक्सटर्नल एक्सपेक्ट्स, मतलब जो बाहर के, फटीग होता है, आपको स्ट्रेस होता है, क्यों होता है, बाहर की चीज़ों की वजह से होता है ना कि अंदर की चीज़ों की वजह से। तो उसका सीधा सा आंसर है, इजी क्वेश्चन है, कि एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं, एस्पेक्ट मतलब फैक्टर्स, तो उनकी वजह से हमारे जो एक्सपीरियंस जो है सेव होते हैं। अनकॉन्शियस हिडन नहीं। टेम्पररी, ट्रांजिएंट का मतलब होता है कि क्षणिक, ऐसा कुछ सेंस ही नहीं है। ट्रिवियल इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है तुच्छ, इसका मतलब भी कुछ नहीं। मेजर का मतलब पता ही होगा आपको, तो इनका कुछ मतलब ही नहीं है। डिफाइनिंग मतलब किसी डिफाइन करना, तो सीधा सा सेंस था इसका। अगला क्वेश्चन। जो कॉग्निटिव साइंटिस्ट हैं वो आर्ग्यू करते हैं जो हमारी काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग है वो इन्फ्लुएंस होती है किस चीज़ से, थोड़ा सा आप आगे पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। जो फंक्शन करते हैं ऑटोमेटिकली, मतलब ऐसी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हमारे डिसीजन जो हमें पता भी नहीं होता, हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस भी नहीं होती। तो वो क्या चीज़ होती है, वो होती है ऑटोमेटिक मैकेनिज्म्स। आपको पता है ऑटोमेटिक मैकेनिज्म्स, जैसे जो आप
यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, आप इंस्टाग्राम पे वीडियो देखते हो, जो कैसे चल रही है, जो एल्गोरिदम से पे चल रही हैं, जो आप रील्स स्क्रॉल करते हो ना, तो वो आपको कोई इंसान नहीं दे रहा, वो आपको कोई मतलब व्यक्ति नहीं दे रहा, वो एक रोबोट है, ऑटोमेटिक वे पे चल रही है वो। ठीक है, तो आप सोच के चलते हो कि मैं भाई इंस्टाग्राम पे रील देखूंगा 5 मिनट, आप देख लेते हो एक आधे एक घंटे, तो आपको पता भी नहीं होती जी वो चीज़। क्यों नहीं पता होती? क्योंकि आप वो इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो कोई ऐसे मैकेनिज्म से, जो आपकी अवेयरनेस, कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं है वहाँ पे, तो वो यही सेंस आ रहा है। इंस्टिंक्टिव का मतलब भी यही होता है, कोई चीज़ ऑटोमेटिक वे पे चल रही है, आपको पता भी नहीं है। भाई लॉजिकल होता तो कुछ होता ही नहीं, ये तो गलत है। रेशनल कौन, ये भी गलत है। कन्फ्यूज एथलेटिक, इसका भी कोई सेंस नहीं है। अगर प्लान होती तो भाई क्यों कॉन्शियस अवेयरनेस की कमी होती, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन यार, ये रेस करता है कंसर्न्स अबाउट अवर डैश, मतलब अबाउट अवर, मतलब क्वेश्चन उठा रहा है, किस चीज़ पर उठा रहा है, कि हमारे जो बिहेवियर हैं, हमारे थॉट्स हैं, वो बदल रहे हैं। तो मतलब हमारे किस चीज़ पर क्वेश्चन उठा रहा है, हमारी इंडिपेंडेंस पे, कि हमारी इंडिपेंडेंस ही नहीं है, हमारे जो ओन थॉट्स हैं, उन बिहेवियर्स हैं, उनको कंट्रोल करने में। इंडिपेंडेंस मतलब हमारे स्वतंत्रता नहीं, ऑटोनॉमी का मतलब भी होता है इंडिपेंडेंस, हमारी स्वतंत्रता, कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकें। पूरा मतलब जो क्लोज टेस्ट है इसी पे फोकस्ड है, कि हमारे डिसीजंस कहीं ना कहीं बाहर की जो एआई है, स्ट्रेस है, ठीक है, जो सब बाहर की चीज़ें, एक्सटर्नल वेज है, इनकी वजह से हमारे जो डिसीजन इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो हमारा खुद पे कोई कंट्रोल नहीं रहा अभी। तो जिस चीज़ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाता है, तो वही है वो। ठीक है, एक्यूरेसी मतलब होता है कोई चीज़ परफेक्ट, प्रिसीजन का मतलब भी वही होता है। रिजिडिटी कोई कठोर है, ये भी गलत है। नॉलेज नहीं भाई, तो आप टोन से कर सकते हो उसे, समझ रहे हो, टोन से, ये गलत है, उसका कोई सेंस ही नहीं है। अगला क्वेश्चन बोला कि वाइल ए आई एंड एल्गोरिदम्स आर डिज़ाइन की जाती है, हमारी यहाँ तक पॉजिटिव थी। अब यहाँ कुछ नेगेटिव है, दे ऑफन रिफ्लेक्ट द सेम डैश इम्बेडेड विथ ह्यूमन डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स। तो भाई क्या है, मतलब नेगेटिव आएगा, कोई सेम पैटर्न्स, तो भाई इसका कोई सेंस नहीं है। सेम पैटर्न्स होते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब हमारे डिसीजंस क्यों बदलते हैं पता है, क्योंकि हमारे डिसीजन बायसेस हो जाते हैं, हम बिना कुछ सोचे समझे एक तरफ बायस हो जाते हैं, डिस्टॉर्ट्स हो जाते हैं। इसका मतलब भी वही होता है कि हमें कुछ पिक्चर ऐसी दिखाई जाती है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं जिससे हमारे डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उस चीज़ से। तो वही एआई के बारे में बात कर रहा है, मतलब एआई एक तरफ तो हमारी ऑब्जेक्टिविटी बढ़ा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, हमको वो वायस कर रहा है। ठीक है, अपने तरफ से वो ढाल रहा है, जो एम्बेडेड होता है ह्यूमन डिसीजन मेकिंग पर। एम्बेडेड मतलब जो समाहित होता है, तो लॉजिक तो होगा नहीं, एरर्स फ्लॉस का कोई सेंस नहीं है, और जे भी आएगा नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। तो आपको कैसा लगा भाई सेशन, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को एक बार बता जरूर दिया करो। और अगली वीडियो काफ़ी अच्छी आने वाली है, तो मैं आपको हर एक चीज़ करवाता चलूँगा मेंस की, तो डोंट वरी यार। ठीक है, और हम ग्रेजुअली इंप्रूव करते जाएंगे अपने कंटेंट को। सो आज के लिए बस इतना ही यार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए।